एक दौर था जब ये दुनिया इतनी बड़ी लगती थी कि दूर दूर तक मानवीय संभावनाएं भी नदारद थी। इंसान को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए ज्यादातर अपने पैरों का ही सहारा लेना पड़ता था। आलम यह भी था कि एक शहर से दूसरे शहर जाने में कई कई दिन लग जाते थे। इसलिए लोगों को लगता था कि ये दुनिया बहुत बड़ी है। लेकिन फिर साल आया 1903 का। दो ऐसे भाई जिनका नाम हमें जीके की किताबों में तो नहीं बताया गया, लेकिन हम उन्हें राइट ब्रदर्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि उन दोनों की अलग अलग कोई खास आइडेंटिटी है ही नहीं। उन दोनों ने एक ऐसी मशीन बनाई जो ग्रेविटी को चकमा देकर उड़ सकती थी। फिर क्या, ये बड़ी सी दिखने वाली दुनिया में जहां एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत ज्यादा वक्त लगता था, वहीं अब उड़कर उस लंबी दूरी को घंटों में तय किया जा सकता था। आखिर इस आविष्कार को आम लोगों के लिए कैसे तैयार किया गया? आखिर वो शख्स कौन था जिसने राइट ब्रदर्स के आविष्कार के जरिए आम लोगों को हवाई यात्रा कराने की जिम्मेदारी उठाई? जानेंगे आज के इस वीडियो में। आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, ये कहानी है विलियम बोइंग नाम के एक इंसान की, जो एक लकड़ी व्यवसाय से जब एयरक्राफ्ट बनाने की राह पर चला तो उसने एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री की शक्ल बदल कर रख दी। 1881 में अमेरिका में जन्मे विलियम बोइंग ने येल यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और इसके बाद उन्होंने अपने पिता के लकड़ी के व्यापार को अपने हाथों में लिया और काफी वक्त तक उसी में लगे रहे। इस दौरान उन्होंने कई नई फैक्ट्रियां और शिप्स को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए खरीदा। उन्होंने इन फैक्ट्रियों के लिए ऐसी जमीनें खरीदी जहां जंगल थे और पेड़ पौधे उपलब्ध थे। 1903 से 1909 तक विलियम ने इसी बिजनेस में खूब मुनाफा कमाया। लेकिन जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरू में बताया था कि 1903 में राइट ब्रदर्स ने ऐसी मशीन का इजाद कर लिया था जो उड़ सकती थी, लेकिन 1909 तक विलियम ने इस आविष्कार के बारे में सुना ही नहीं था। और फिर 1909 में जब इसने एक प्रदर्शनी में उड़ता हुआ जहाज देखा तो उसका दिमाग ये बात समझ पाने में बिल्कुल सक्षम नहीं था कि आखिर ये कैसे हो रहा है। अब बोइंग का दिमाग उस उड़ते हुए विमान पर मोहित हो चुका था। आलम यह था कि उस प्रदर्शनी के तुरंत बाद उसने एक फ्लाइंग स्कूल ज्वाइन कर लिया और खुद प्लेन उड़ाना सीखने लगा। सीखने के बाद उसने एक विमान भी खरीद लिया, लेकिन चूंकि वो पायलट बिल्कुल नया नया बना था, इसलिए उसने अपनी पहली उड़ान में ही एयरक्राफ्ट को क्षति पहुंचा दी। अब इस एयरक्राफ्ट के कुछ पार्ट पूरी तरह खराब हो चुके थे और जब इसे रिपेयर करने की बात चली तो उसे पता लगा कि इसे रिपेयर करवाने में काफी समय लगने वाला था। ऐसे में उसने सोचा क्यों ना उसकी कंपनी खुद ही इस एयरक्राफ्ट के पार्ट्स बनाए और उसे मिलाकर नया एयरक्राफ्ट ही बना दिया जाए। अब चूंकि उसके पास पुराने बिजनेस से बचे हुए कुछ पैसे थे और उसे लकड़ियों से नाव बनाने का ही अनुभव भी था, ऐसे में उसने अपने बोट हाउस फैक्ट्री में ही लकड़ी, मेटल वायर और लेनिन फैब्रिक से अपने लिए एयरक्राफ्ट बनाने की शुरुआत की। और फिर जून 1916 में उसने अपना पहला हवाई जहाज बना डाला, जिसका नाम था BNWC। इस विमान ने सबसे पहले 15 जून 1916 को उड़ान भरी थी। जहाज ने उड़ने के साथ एक सफल लैंडिंग भी की, जिस वजह उसके निर्माण को एक सफल प्रयास माना गया। इसके बाद से बोइंग ने खुद के एयरक्राफ्ट बनाने के लिए एक कारखाने की शुरुआत की। उसने एक मित्र के साथ मिलकर कंपनी शुरू की, जिसका नाम था पैसिफिक एरो प्रोडक्ट कंपनी। उस साल जून से नवंबर तक बोइंग ने अपनी कंपनी से 2 प्लेन बनाए, जिसे वो चाहता था कि मिलिट्री या नेवी को बेच दे। लेकिन उस समय उसके देश यानी यूएस नेवी ने इस नई कंपनी पर किसी भी तरह से भरोसा करने से मना कर दिया। लेकिन अब बोइंग को उन प्लेन के साथ कुछ तो करना ही था, क्योंकि जो लागत उन प्लेन्स को बनाने में लग गई थी, अगर वो वापस नहीं आई तो शायद वो दोबारा कभी प्लेन बनाने की सोच भी नहीं पाता। तभी कुछ दिनों में उसकी किस्मत ने पलटी मारी और उसके प्लेन्स को न्यूजीलैंड की एक फ्लाइंग स्कूल ने ट्रेनिंग के इस्तेमाल के लिए खरीद लिया। इस तरह से उसने अपना पहला इंटरनेशनल ट्रेड तो कर ही लिया था। अब कहानी में फिर एक और किरदार की एंट्री होती है, जिसका नाम था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जब बोइंग ने देखा कि अमेरिका इस युद्ध में बड़े स्तर पर भाग ले रहा है, तो उसे लग गया था कि अब तो इन्हें हमारे एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ेगी ही। इसलिए इसने 1917 में 2 नए मॉडल के एयरक्राफ्ट बनाए। उसने उन दोनों मॉडलों को यूएस नेवी के पास एक बार फिर से भेज दिया, क्योंकि नेवी को भी इस समय ऐसे एयरक्राफ्ट की जरूरत थी और साथ में से बोइंग का ये मॉडल काफी पसंद आया। इसलिए उन्होंने इन मॉडलों को युद्ध में इस्तेमाल करने के लिए रख लिया और उस युद्ध में बोइंग के मॉडल कारगर भी साबित रहे और इसका फायदा भी हुआ।
लेकिन जब युद्ध खत्म हुआ तो बोइंग ने ये बात समझ ली थी कि अब उसे सिविलियंस के लिए एयरक्राफ्ट और प्लेन बनाने होंगे। लेकिन उसी दौरान सेना युद्ध में बचे हुए एयरक्राफ्ट को पब्लिक में बेच रही थी, जिस वजह से अलग से सिविलियन एयरक्राफ्ट और प्लेन की डिमांड देश में बिल्कुल खत्म हो गई थी, जिस वजह से बोइंग एरो कंपनी की हालत खराब हो गई थी और फिर उन्हें वापस से फर्नीचर और लकड़ी के बिजनेस पर जाना पड़ा। लेकिन बोइंग एरोप्लेन्स ने विमान में नए विकास का काम नहीं छोड़ा था। इसके बाद सन 1928 में बोइंग ने एक एरोप्लेन बनाया जिसका नाम था बोइंग 80, जो एक साथ 12 लोगों को लेकर उड़ने में सक्षम था। और 1930 आते आते ये कंपनी वापस से अपने ढर्रे पर आने लगती है और ऑल मेटल एरोप्लेन बनाने में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी खड़ी हो गई। इस दौरान जो सबसे पहला ऑल मेटल प्लेन था उसका नाम मोनोमिल था, जो पूरी तरह से एरोडायनामिक पर आधारित था। इस प्लेन में लैंडिंग गियर भी लगा दिया गया, जिस वजह से प्लेन सबकी नजर में आ गया और बहुत प्रशंसा बटोरने में सफल हुआ। इसके कुछ सालों बाद बोइंग ने एक और प्लेन बनाया जो कि आज के मॉडर्न एरोप्लेन की शुरुआत कहा जा सकता है। यानी आज जो प्लेन उड़ते हैं वो बोइंग के उसी मॉडल से निकले हुए हैं। अब समय आता है विलियम के खत्म होने का। यूएस गवर्नमेंट 1934 में बोइंग कंपनी को 3 छोटी छोटी कंपनियों में बांट देती है, जिस वजह से कंपनी के शेयर भी डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन विलियम इस बात से बहुत दुखी होकर अपना शेयर भी बेच देते हैं और खुद को बोइंग इंडस्ट्री से अलग कर लेते हैं। इसी के साथ बोइंग से विलियम बोइंग का किरदार खत्म हो जाता है। लेकिन कंपनी तरक्की करना नहीं छोड़ती। कंपनी ने 1938 में 307 स्ट्रेटोलाइनर नाम का एक प्लेन बनाया, जिसमें पहली बार केबिन प्रेशर तकनीक का इस्तेमाल किया गया, जिस वजह से प्लेन काफी चर्चा में रहा और कंपनी को एक और बड़ी सफलता हासिल हो गई। कंपनी ने इस तरह पहले विश्व युद्ध से दूसरे विश्व युद्ध तक का सफर तय कर लिया था। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में कंपनी के पास काम और ऑर्डर बहुत थे। कंपनी उस दौरान सिर्फ बॉम्बर एरोप्लेन बनाने में लगी थी और उसी दौरान बॉम्बर प्लेन की मैन्युफैक्चरिंग में सबसे रोचक बात ये थी कि जो वर्कर काम कर रहे थे उनमें ज्यादातर महिलाएं थी, और वो भी वो महिलाएं जिनके पति युद्ध में लड़ने के लिए गए हुए थे। उस दौरान कंपनी एक महीने में 300 से ज्यादा बॉम्बर प्लेन की मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी। इसी दौरान कंपनी ने C-397 स्ट्रेटोफिटर नाम के एक बहुत बड़े मिलिट्री प्लेन का निर्माण किया था, जिसने युद्ध में सेना की बहुत मदद की। लेकिन फिर वही हुआ, युद्ध खत्म होते ही मिलिट्री प्लेन के ऑर्डर बंद हो गए। लेकिन इस बार कंपनी के पास एक नई तकनीक थी। उसने C-397 प्लेन को ही मॉडिफाई करके एक 4 इंजन वाला लग्जरी पैसेंजर प्लेन बोइंग 377 का निर्माण किया। लेकिन इस विमान ने आशा के अनुरूप सफलता हासिल नहीं की। इसके बाद कंपनी ने खुद को जेट प्लेन के निर्माण में लगा दिया। साल 1956 में कंपनी फाउंडर विलियम बोइंग की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। लेकिन कंपनी ने जेट प्लेन में सफलता के नए कीर्तिमान हासिल किए और अमेरिका में पहला कमर्शियल एयरलाइन भी बना, और साथ ही सबसे ज्यादा बिकने वाला जेट इंजन प्लेन भी इसी कंपनी के नाम पर था। इसी तरह एक आम लकड़ी व्यापारी ने अपनी मेहनत और सूझबूझ के साथ दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी बना डाली। और आज बोइंग के विमानों के बारे में कौन नहीं जानता। तो दोस्तों, आपको बोइंग इंडस्ट्री की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। अगर Facebook पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जल्दी से लाइक कर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।